के लिए फिजिक्स का थर्ड पेपर अनसॉल्व पेपर, तो ध्यान से बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा यदि आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चूज किए हैं। फर्स्ट में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग अकॉर्डिंग आते हैं, बट शार्ट आंसर आते हैं उससे एक तो एकदम बहुत ही शार्ट होता है, जिसे हम जैसे लगभग 2 या 3 नंबर में आते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से होते हैं। और दूसरा हमारा आता है लगभग 5 नंबर का आता है। तीसरा हमारा लॉन्ग में होता है, 12-12 नंबर के आते हैं। तो पहला वाला हमारा कुछ 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी करना होता है। दूसरा जो होता है 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 2 करना होता है जो कि 5-5 नंबर के होते हैं। तीसरा जो आता है हमारा, उसमें भी हमारा 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन करना रहता है। तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में बढ़िया है, मतलब सेक्शन बी और सेक्शन सी में ऑप्शन अच्छे रहते हैं। 4 क्वेश्चन में 2 करना होता है, तो कोई ना कोई आप जानते ही रहते हो। बट फर्स्ट वाला अगर ध्यान दिए रहोगे, छोटी छोटी चीज़ें लोग नहीं करते हैं, नहीं याद करते हैं, लेकिन छोटी डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो चीज़ आप याद रखोगे, आगे चल के आप पूरे नंबर पा सकते हो। पूरे तो नहीं मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम नंबर पा सकते हो। तो आज के लिए हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का थर्ड पेपर अनसॉल्व पेपर। उसमें से हम पहले एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद मिड रेंज के, फिर हम आफ्टर इट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल में। मैं विवेक मिश्रा आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं अनसॉल्व पेपर फिजिक्स थर्ड पेपर का, वो भी बीएससी सेकंड ईयर का। तो हेडिंग डालेंगे अनसॉल्व पेपर। अनसॉल्व पेपर करना है किसका? फिजिक्स थर्ड पेपर का है हमारा। और एक चीज बता देना चाहेंगे, अगर फिजिक्स का सेकंड पेपर का भी हमने अनसॉल्व कराया, अगर आप न देखे हो तो आई बटन में लिंक मिल रही है, वहां पर जाइए जरूर देखिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। हमारा सेकंड पेपर भी हमने कराया, काफी बच्चे देखे भी हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो अभी जाकर उसको भी देख लीजिएगा ये खत्म होने के बाद। तो इसमें हम सबसे बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि सबसे छोटे क्वेश्चन होने वाले हैं। लिखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये हमारा सेक्शन ए होने वाला है। देखिए 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उस सभी के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नोट्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें ऑप्शन आता है फर्स्ट में ए बी सी डी ई एफ जी एच करके। तो ए वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सभी लोग जानते हैं डिस्कस आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना एंड कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था, तो वहां पर हमने बताया था कि डिस्कस आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन थ्योरी वहां पर बताई थी। आइंस्टीन ने कहा क्या था पहले आप समझ लेंगे, उसके बाद आप खुद ब खुद लिख पाएंगे। आइंस्टीन ने कहा था कि जो हमारे फोटान होते हैं, फोटान की जो एनर्जी होती है, मतलब जैसे प्रकाश किसी मेटल पर पड़ा, ध्यान से समझिएगा, जैसे प्रकाश इस मेटल पर पड़ा, तो ज्यादा मैक्सिमम जो एनर्जी होती है एच न्यू, वो क्या करती है, उसमें इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बॉन्ड से निकालने का प्रयास करती है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इससे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बधा होता है। तो क्या होता है कि इसको निकालने की, जैसे मान लीजिए एनर्जी आई एच न्यू, तो इसको इजेक्ट करने में, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में एक हमारी लगती है, लेकिन जो बची हुई एनर्जी होती है वो उसी इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी के रूप में कार्य करती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब एक तो उसे इजेक्ट कर दी, और जो बची हुई एनर्जी है, पूरा हमारी एनर्जी इजेक्ट करने में नहीं लगती। एच को एक इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम परसेंट आप 70-75% कर सकते हैं, 80% कर सकते हैं, तो मतलब इजेक्ट करने में ही लगता है। कुछ एनर्जी बच जाती है जो कि उसे काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रदान की जाती है, जो कि उसको न्यूक्लियस के बॉन्ड से दूर भागने के में मदद करती है, मतलब वहां से दूर हटा देती है। ठीक, चलिए समझ में आ गया। अब थोड़ा इसको नोट डाउन कर लेते हैं। लिखेंगे इसमें इन 1905 में इन्होंने दिया था, 1905 में लिखेंगे आंसर इसका लिख लेंगे इन 1905
लिख लेंगे आइंस्टीन अज्यूम या ही अज्यूम, उन्होंने पाया, अज्यूम दैट, क्या पाया उन्होंने? उन्होंने ये पाया कि लाइट इज नॉट ओनली, लिखेंगे लाइट इज नॉट ओनली emitted in the form of quanta, in the form of quanta, but या while लिख सकते हैं, while travel with quanta, ये चीज आप लिख सकते हैं। इनके अनुसार क्या कहा गया था कि लाइट इज नॉट ओनली इमिट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, कि यह केवल लाइट जो प्रकाश होता है ये सिर्फ क्वांटा के रूप में उत्सर्जित ही नहीं होता है। क्वांटा आप लोग जानते हैं क्वांटा के रूप में उत्सर्जित ही नहीं होता, बट आगे कह रहा है वाइल ट्रेवल विथ क्वांटा, क्वांटा के साथ ये मूव भी करता है। अर्थात इसका कहने का मतलब है जो प्रकाश होता है वह क्वांटा के साथ मूव भी करता है, इमिट तो करता ही है। इंप्लाइज दैट, इधर देख लेंगे, इंप्लाइज दैट, इसको और भी अगर हम व्याख्यात में आपको समझाएं तो कहा क्या गया था कि when h nu energy of light is, या फिर आप लिख सकते हैं, एक मिनट लिख सकते हैं कि when a photon of energy h nu, when a photon of energy h nu, ऐसे कुछ बनेगा, when a photon of energy h nu is incident, इंसिडेंट मतलब पड़ती है, एनी मेटल, एनी मेटल, जब एच न्यू एनर्जी कोई भी मेटल पर पड़ती है, जैसे मान लीजिए ये हुआ हमारा मेटल है और ये हमारी एच न्यू एनर्जी का फोटॉन इस पे आ रहा है, तो इट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डिफरेंट एनर्जीज, मतलब जब इस पे पड़ती है तो दो अलग अलग एनर्जी में क्या होती है, ये भिन्न भिन्न अलग अलग हो जाती है। कौन कौन सी एनर्जी? फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट एनर्जी इज यूज्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बॉन्ड या न्यूक्लियस बॉन्डिंग, और दूसरा होगा एज ए काइनेटिक एनर्जी, एज ए काइनेटिक एनर्जी। यही कुछ हमारा व्याख्या था। मतलब पहली जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस के बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने में लग जाती है, और जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, एज ए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में कार्य होती है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करिए, हटाया जाए इसको। चलिए, ये तो हुआ हमारा ए, फर्स्ट का ए। अब हम फर्स्ट के बी के बारे में चर्चा करेंगे। हमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में बताना है। रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी, क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द थियरी ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। देखिए क्वेश्चन बी वाला क्वेश्चन है, गिव द थियरी ऑफ या थियरी ए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन है, ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या बताओगे? आंसर लिखेंगे इसका। हम जानते हैं
कोई भी डाइटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होता है, ध्यान समझेंगे, वो एक ही समय में रोटेट भी करता है और वाइब्रेट भी करता है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं रोटेट और वाइब्रेट क्या होता है। जैसे यही हम मान लें, रोटेट क्या होता है। रोटेट मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, और वाइब्रेट मतलब ऐसे ऐसे भी कर रहा है, जैसे रोटेट करते हुए वाइब्रेट भी कर रहा है ऐसे ऐसे। ठीक, तो अब बताएंगे, आंसर में लिखेंगे ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल इज, जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वह क्या करता है, इज रोटेट as well as vibrate in same time, एक ही समय में कोई भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेट भी करता है और वाइब्रेट भी करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी, तो क्या हो जाएगी, ई वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब टोटल जो एनर्जी आएगी किसी भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल की, वो वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस में रोटेशनल एनर्जी के बराबर होगी। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, सी वाला देख लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव। आप मैटर वेव से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव। अब मैटर वेव से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। आप यहां पर लिख लेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले मैटर वेव, आंसर लिखने के पहले मैटर वेव। मैटर वेव को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेव। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है। ठीक, डी ब्रॉगली वेव को ही हम मैटर वेव बोलते हैं। डी ब्रॉगली पूरा नाम लुइस डी ब्रॉगली था। तो देखेंगे, पहले भूमिका बनानी पड़ती है। लुइस डी ब्रॉगली, देखिए डी ब्रॉगली वेव था, तो डी ब्रॉगली के नाम से ही, लुइस डी ब्रॉगली के नाम से ही पड़ा था। इन्होंने 1924 में कॉन्सेप्ट दिया था मैटर वेव पर। डी ब्रॉगली गेव अ कॉन्सेप्ट अपॉन मैटर वेव इन 1924। 1924 में डी ब्रॉगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया था मैटर वेव पर। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है, कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्या बताया था, प्रत्येक मूविंग पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हमारे मूव करते हैं वो क्या करते हैं, एक वेव पैकेट रखते हैं जो कि इसी से एसोसिएटेड होता है। लिखेंगे एवरी मूविंग पार्टिकल कंटेन अ वेव पैकेट। प्रत्येक मूविंग पार्टिकल एक वेव पैकेट रखता है एसोसिएटेड विथ इट, जो कि इसी से हमारा क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। और इन्होंने क्या बताया, वेव पैकेट तो रखता है, और जो लेमडा था, या फिर मोमेंटम की बात करें, या फिर लेमडा, देखिए रिलेशन तो हमें दिखाना ही है कि लेमडा बराबर एच अपान पी दिखाओ, चाहे पी बराबर एच अपान लेमडा दिखाओ, वही तो रिलेशन दिए थे डी ब्रॉगली ने। तो यहां पर लिखेंगे द वेवलेंथ ऑफ सच वेव, द वेवलेंथ ऑफ सच वेव इज डिपेंड अपॉन मोमेंटम। इस वेव का जो वेवलेंथ था वो क्या था, मोमेंटम पर डिपेंड था, इसी वेव के मोमेंटम पर डिपेंड था। कैसे डिपेंड था आप देखेंगे, जो लेमडा बराबर होता है डी ब्रॉगली के अनुसार एच अपान पी, या फिर एच अपान मोमेंटम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग।
नोट करेंगे, नोट करेंगे सब लोग, नोट कर लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है नोट कीजिए फटाफट से, बी सी डी। अगला क्वेश्चन फर्स्ट का ही अभी चल रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय, सॉरी, आपको रिलेशन दिखाना है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। आप लोग जानते हो फेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर डिराइव रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ठीक। डी वाला था ना, डिराइव रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में आपको क्या दिखाना है, रिलेशन। तो रिलेशन दिखाइए, चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हमने आपको बताया था फेज वेलोसिटी क्या होता है। सिंस वी नो दैट फेज वेलोसिटी, फेज ध्यान समझेंगे, फेज वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय प्रोपोगेशनल कांस्टेंट, यही तो होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, फेज वेलोसिटी वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा होता है और प्रोपोगेशनल कांस्टेंट के होता है। या फिर अगर हम यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालें क्या हो जाएगा, वीपी इंटू में हो जाएगा। एंड हम जानते क्या है, इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपोगेशनल कांस्टेंट, इसका क्या होता है, मतलब डी ओमेगा बाई डी। अब क्या करेंगे, अब अगर बात की जाए आपसे, अगर क्वेश्चन भी कभी पूछ लिया जाए कि फेज वेलोसिटी बड़ी होती है ग्रुप वेलोसिटी, हमने प्रूव भी कराया है, आप वहां पर जाकर देख भी सकते हैं, हमेशा फेज वेलोसिटी बड़ी होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है इसलिए हमने बता रहे हैं फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ग्रुप वेलोसिटी। हालांकि मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपान डी के होता है। वैल्यू रखेंगे डब्ल्यू बराबर क्या निकाले हैं, डी इंटू वीपी इंटू के डिवाइड बाई डी के, यही कुछ वैल्यू रखेंगे। अब आगे आप सॉल्व कर लीजिए वैल्यू रख के। वैल्यू कैसे रखना है सब लोग जानते हो, क्लियर, सबको क्लियर होता है। चलिए वैल्यू रख ही देते हैं। अब यहां पर लगेगा क्या, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। देखिए दो फंक्शन बने ना, वीपी इंटू में के, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चलिए देख लेते हैं। यहां पर लिखेगा फर्स्ट फंक्शन हमारा वीपी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन डीके, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, के का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आता है, कांस्टेंट है भाई। अब देखो ध्यान से समझिएगा, अभी आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा ना, अभी जस्ट 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट में। कैसे क्लियर होगा ये ध्यान दीजिएगा। आप बस उसे लिखते चलिए, बस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब डी के प्लस में सेकंड फंक्शन के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी वीपी डिवाइड बाई डी के, सबको डिनोमिनेटर सबका अपान कर देंगे तो वीपी इंटू डी के अपान डी के से डी के कैंसिल हो गया, प्लस में के इंटू डी वीपी अपान डी के, ये बचा रहेगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, क्या निकल जाएगा हमारा जो ग्रुप वेलोसिटी वीजी की जो वैल्यू निकल रही है, ये क्या निकल रही है, आपको रिलेशन दिखाना है दोनों में, तो वीपी प्लस के इंटू डी वीपी अपान डी के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, हम लोग जानते हैं, इंटू में डी वीपी अपान डी के 2 पाई बाई लेमडा। अब 2 पाई बाई लेमडा का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डी के है ना। अब क्या करेंगे, वीपी प्लस 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी वीपी अपान
2 पाई बाई लेमडा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आप ध्यान दो 2 पाई बाई लेमडा का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेमडा पावर -1 हो जाएगा, 2 पाई तो हमारा बाहर हो जाएगा, सिंपली 2 पाई बाहर हो जाएगा तो लेमडा पावर -1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा -1 पावर -2 होता है, तो 2 पाई इंटू लेमडा पावर -1 हो जाएगा, या फिर -2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर, यही होगा। तो आप लिख लेंगे माइनस में 2 पाई बाई लेमडा का स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल, ठीक। आगे जब इसको वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, Vp प्लस में ये लेमडा एक बचा है हमारा और माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस आगे है, माइनस ये लेमडा ऊपर जाएगा, लेमडा डी Vp, नोट कीजिए, कर लिए नोट। चलिए एक चीज भूल गए क्या, यहाँ पर देखिए जब लेमडा स्क्वायर था डी लेमडा, तो यहाँ पर लगाना ही भूल गए, अपॉन डी लेमडा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने जो बताया था फेज वेलोसिटी बड़ी होती है ग्रुप वेलोसिटी की अपेक्षा, कैसे, ग्रुप वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी में से अगर इतनी वैल्यू कम कर दी जाए तब जाकर ग्रुप वेलोसिटी बराबर हो जाए, अर्थात बड़ा कौन है, फेज वेलोसिटी, मतलब उसमें से घटा के तब इसके बराबर किया जा रहा है। तो ये रहा हमारा रिलेशन, नोट कर लेंगे फटाफट से, हटाया जाए, नोट कर लिए, हटाएं, 1 2 3, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा डिराइव, या फिर अभी उसको बाद में ले लेंगे, कोई एक दूसरा ले लेते हैं। इसको कह रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका कि शो द डुअल नेचर ऑफ, या डिस्कस द डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, या फिर इसको क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि सो दैट, या क्वेश्चन लिख सकते हैं कि कैसा भी है, आपको डुअल नेचर याद होना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट दिखाइए कि सो दैट लाइट एंड मैटर हैव डुअल नेचर, हमको यही शो करना है, तो इसका आंसर देख लेंगे। तो द फिनोमिना, पहले हम डुअल नेचर ऑफ लाइट देख लेते हैं, किसका, डुअल नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद हम चर्चा करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर की। लाइट की डुअल नेचर क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट, जैसे हो गया द फिनोमिना, आप लिखेंगे द फिनोमिना, मतलब होती परिघटना, फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, दिख रहा है उधर, लास्ट तक दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जिसे हम बोलते हैं, एक्सेट्रा, ऐसे। सो देखिए जो फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब क्या दिखाते हैं लाइट की, याद कीजिए, ये सब जो होते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये सब लाइट का क्या दिखाते हैं, वेव नेचर, क्या दिखाते हैं, वेव नेचर। सो वेव नेचर, बट जैसे हो गया आपका कॉम्पटन इफेक्ट, बट कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ाया है आप लोगों को कंफर्मली, इसलिए आप हर एक चीज गौर करके ही देखा कीजिए, ठीक। कॉम्पटन इफेक्ट जैसे हो गया, और क्या होता है, हमने वहां पर बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो पार्टिकल नेचर, ये वेव नेचर होता है, ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर, और ये क्या करता था हमारा, वेव नेचर ऑफ लाइट। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी कैन से लाइट हैव डुअल नेचर, बट अभी मैटर का बात नहीं हुआ है। वेव नेचर भी लाइट दिखाता है, पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, तो ये हम क्या, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम
इसको किस प्रकार से लिए थे, पार्टिकल्स के रूप में, जिसे वहां पर फोटानों के रूप में लिया गया था। और कॉम्पटन इफेक्ट में हम पार्टिकल द्वारा लिए गए थे, पार्टिकल ही तो लिए थे वहां पर, फोटान्स। बट यहाँ पर पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, यहाँ पर वेव्स जाती हैं। तो अब अगले में हम देखेंगे जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अभी हम मैटर वाले में देख रहे हैं, इतना है समझ में आ सबको, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब डालेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब ये डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है कि हम बताएंगे प्रोटॉन्स एंड इनसाइड एटम, जो प्रोटॉन होते हैं और इनसाइड एटम जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटम नेचर शो करते हैं। प्रोटॉन्स एंड इनसाइड, प्रोटॉन्स एंड इनसाइड, सॉरी आयोनाइज्ड एटम, सॉरी गलत हो गया, आयोनाइज्ड एटम, आयोनाइज्ड एटम सो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसे क्वांटम नेचर, क्वांटम नेचर। वाइल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन, सो वेव नेचर। यहां पर भी देखे थे ना, डिफ्रैक्शन वेव नेचर ही शो कर रहा था। सो वेव नेचर ऑफ मैटर, सो इट हैव डुअल नेचर। सबको कंफर्म होता है? डुअल नेचर ऑफ मैटर भी, जैसे प्रोटॉन्स हो गया, आयोनाइज्ड एटम हो गए, ये सब क्या दिखाते हैं हमारे पार्टिकल्स नेचर, जबकि जो या फिर पार्टिकल नेचर बोले या फिर क्वांटम नेचर, जबकि हमारे जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब क्या दिखाते हैं, वेव नेचर दिखाते हैं। मतलब लाइट की बात आए आप बोल सकते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और हमारा पोलराइजेशन, ये सब वेव नेचर दिखाता है, जबकि हमारे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए, कॉम्पटन इफेक्ट हो गए, ये सब क्या दिखाते हैं, पार्टिकल नेचर दिखाते हैं। तो ये भी हमारा दो नेचर शो करता है, और डुअल नेचर ऑफ मैटर ये भी दो नेचर शो करता है। यहाँ पर प्रोटॉन्स और आयोनाइज्ड एटम हमारे क्या करते हैं, क्वांटम नेचर दिखाते हैं या फिर पार्टिकल नेचर दिखाते हैं, जबकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन हमारे यहाँ पर वेव नेचर दिखाता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये भी इसके पास भी डुअल नेचर है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो फर्स्ट वाले में भी 3 क्वेश्चन और करने हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यह फॉलो है ना, डिस्कस द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। आप कैसे डिस्कस करोगे ये देखिए आंसर, मतलब जब शॉर्ट में पूछा जाए तो कुछ करना नहीं है। अभी हम आगे बताएंगे, सेक्शन बी में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो उससे और भी थोड़ा आगे हम बताने वाले हैं वहां पर। तो हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सिर्फ डिस्कस करना, मतलब सिर्फ उसको डिराइव करना है, वही डिराइव स्टेट करना है बस। तो लिख लेंगे उसकी डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सिंपल सा लिख लो, दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अनुसार यह प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का, कोई भी मूविंग पार्टिकल हो, जैसे आप भी चल रहे हो तो आप भी मूविंग एक प्रकार का पार्टिकल हो सकते, मूविंग बॉडी बोल सकते हो। किसी भी मूविंग बॉडी का एक साथ
ध्यान सुनिएगा, एक साथ पोजीशन और क्या, देखिए क्या रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड, मतलब एक साथ निर्धारण करना पोजीशन और क्या निर्धारण करना, एंड मोमेंटम, मतलब किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम। पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थिति, उसकी स्थिति क्या है, मोमेंटम मतलब उसका संवेग क्या है, दोनों एक साथ निकालना असंभव है। लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमुलटेनियसली, मतलब साथ साथ, डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू, सिमुलटेनियसली काट देंगे, डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम सिमुलटेनियसली ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, मतलब इन्होंने ये बताया था कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पोजीशन और मोमेंटम का, मोमेंटम मतलब होता है संवेग, और स्थिति का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है, इम्पॉसिबल। किसी भी मूविंग पार्टिकल का, यहाँ पर रुके हुए पार्टिकल बात नहीं हो रही, यहाँ पर मूविंग पार्टिकल की भी बात हो रही, मतलब मूविंग पार्टिकल ही रहेगा यहाँ पर। इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 ये इसकी वैल्यू आती है, जहां पर डेल्टा एक्स क्या है आप लोग जानते हो, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स इक्वल टू ईयर इन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोजीशन को निकालने में जो त्रुटि हुई है वो डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी क्या है, एरर इन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। एच क्या हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अगर बात करें 6.62 गुणे 10 की घात -24 होता है, क्या होता है, नोट कर लीजिए, सॉरी -34 होता है, तो सॉरी कंफर्म नहीं थे, ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम कुछ सेक्शन बी के बारे में। अब 5 क्वेश्चन बहुत हो गया, ज्यादातर हम क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। आगे चल के आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि सेक्शन बी और सेक्शन सी रिलेटेड होते हैं, और उसमें हमारे इसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन छुपे रहते हैं। मतलब बता दिए, जैसे मोज़िला लॉ के बारे में आप बताइए, मतलब आपको स्टेट करना होता है, मोज़िला लॉ का डेफिनेशन लिखना होता है, तो आपको सेक्शन ए में पूछ सकता है, तो वैसे आप देख सकते हो। आप ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। चलिए आप बात कर लेते हैं, यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था सेक्शन बी में, जो कि कई बार पूछा गया था, डिस्कस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था वो चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चला, ये तो फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमें हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, एंड सो दैट, और ये दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस बाय इट
इसी के द्वारा हमको ये दिखाना है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। देखो पहले से लिखे थे, कम बन गया। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। बाकी हमने आपको समझाया है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलिए इस वाले बोर्ड पे हम चर्चा करने वाले हैं। नोट कर लीजिए उतना, पहले तो उसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए उतना नोट करेंगे ना, कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आता है। चलिए अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं रह सकता है उसमें। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे ये आया। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपान 4 पाई। इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी होगा, यहां से समझेंगे, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा पी होगा, ये नियरर मतलब लगभग लगभग बराबर होगा एच, लगभग लगभग इसके बराबर होगा एच के। तो यही हमको प्रूव करके दिखा देना है, एच अपान 4 पाई से ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है और लगभग लगभग एच के भी बराबर होगा। ठीक, चलिए हम दिखाते हैं अब। अरे क्या बराबर होगा उसका भी कार्ड देख लीजिए। जैसे एच अपान 4 पाई है, एच है 4 पाई लिख सकते हैं, 4 इंटू पाई वैल्यू होती है 3.14, तो एच अपान 4/16 1 4 के 4 1 5 4 3 12 12.56। जब 1 अपान 12.56 लिखोगे तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग बहुत कम आएगी, बहुत ही कम आएगी। अरे हम इतना नहीं कह रहे हैं कम आएगी, लेकिन बहुत कम आती है, इसलिए हम लगभग की बात कर रहे हैं, नियरर। तो चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देखेंगे एक्सप्लेनेशन कैसे वो आया। एक्सप्लेनेशन में क्या बताएंगे, इसको हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हो कि बाय डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन हम क्या जानते हैं, लेमडा बराबर एच अपान पी होता है। पी की जगह हम एम बी लिख सकते हैं, या फिर यदि हम एम बी निकालें, एम बी इक्वल टू एच अपान लेमडा। अगर हम इसको डेल्टा एम बी निकालें तो ये क्या हो जाता है, नियरर नियरर इक्वल टू क्या हो जाता है, एच अपान लेमडा। वैसे भी एम बी निकालने की इसकी कोई जरूरत है नहीं, पी में ही रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे चल के मैं डेल्टा पी की ही वैल्यू निकालनी है, तो बाद में एम बी की जगह पी रखेंगे क्या मतलब करेगा। ठीक, तो एच अपान लेमडा आया, लगभग लगभग इक्वल आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एज एंड वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है वो लगभग किसके इक्वल होती है, लेमडा के। जो पोजीशन होता है वो उसके वेवलेंथ के लगभग लगभग बराबर आता है। तो ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और सेकेंड इक्वेशन से देख लेंगे क्या प्रूव होगा आपका। यहां से देखेंगे डेल्टा पी इक्वल टू क्या निकला था हमारा, डेल्टा पी लगभग इक्वल कितना आया था, एच अपान लेमडा। लेमडा की जगह क्या रख देंगे, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इधर लाएंगे तो डेल्टा पी इंटू में डेल्टा एक्स इक्वल टू एच, नियरर इक्वल टू एच, प्रूव्ड। नोट करेंगे, ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। ये तो हमारा सिर्फ स्टेट था, मतलब सिर्फ हम डिफिनेशन से लिखे थे, और इसका एक्सप्लेनेशन था, मतलब इसको हमको प्रूव करना था। अब हमको क्या दिखाना है, सो दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है। नोट करिए थे इतना, इतना तो पहले से ही नोट करके बैठे थे। पहले ये नोट करना, फिर इधर जाना, फिर इधर आना, घूमते हो, क्या दिक्कत है। देखेंगे अगला हम कि सो दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इसी के द्वारा हमें शो करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे देखोगे। हम जानते हैं, ध्यान समझिएगा, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, सिंस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर होता है ना, 10⁻⁻14 मीटर होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, इसका रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻14, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके किनारे किनारे इसके चारों ओर मूव करता है। तो ऐसा नहीं होता, बहुत दूरी पे होता है, इसके चारों तरफ मूव करता है। तो चारों तरफ जब मूव करता है तो ये क्या लिया जाएगा, डायमीटर। डायमीटर डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻14 ना। तो हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, नोट्स में आपको सब कुछ लिखा मिल रहा है, नोट्स आपको पीडीएफ दे जा रही है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर देखेंगे आपको टोटल मिल जाएगा। तो हम ज्यादा उसमें थियरी में नहीं जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। तो समझा दिए आपको। तो डायमीटर क्या हो जाएगा,
डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। क्यों डायमीटर नहीं है आप लोग जान गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग तो दौड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि रेडियस आधा जाकर छोड़ देता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना। क्या हो जाएगा 2 × 10⁻14 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा एक्स की पोजीशन की, डेल्टा एक्स की वैल्यू। यहां तक सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? क्लियर होता है 100%? चलिए अब हम वैल्यू यहां से रखेंगे, वैल्यू यहां से अब पुट करेंगे। किस में वैल्यू पुट करेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं इसी फार्मूले हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। किस में फार्मूले? इस फार्मूले में। तो डेल्टा पी इक्वल टू हम जानते हैं, डेल्टा पी लगभग इक्वल होता है एच अपॉन डेल्टा एक्स के। देख रहे हो ना ये चीज, या तो वैसे लिखे या तो वैसे लिखे, क्या इक्वल, क्या दिक्कत है? यस की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻⁻34 अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है 2 × 10⁻14 मीटर। वैसे फिजिक्स की भाषा है 2 × 10⁻14 अगर लिखना है ऐसा मत लिखा करो, 2.0 × 10⁻14। फिजिक्स ऐसा बोलता है, बट मैथ नहीं बोलता, लेकिन फिजिक्स बोलता है। फिजिक्स को ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो 2.0, कई बच्चे तो 20 लिख देते हैं। 2.0 ध्यान देना, 20 नहीं है, 2.0 मतलब 2 ही है। अब इसको थोड़ा सा कट कर देंगे तो लगभग क्या इक्वल हो जाएगा हमारा? 2 × 6 3.31 × 10⁻34 है, ऊपर ले जाएंगे तो +14 हो जाएगा, तो मतलब -20। ये डेल्टा पी की वैल्यू निकली, डेल्टा पी की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, हमें एनर्जी निकालनी है, तो निकालेंगे क्या? एनर्जी निकालने के लिए लगाएंगे। अब इसका भी हम थियरी लिखे हैं नोट्स में, तो देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो बाई रिलेटिविस्टिक फार्मूला, रिलेटिविस्टिक गलत होगी, रिलेटिविस्टिक फार्मूला क्या कहता है? रिलेटिविस्टिक फार्मूला, रिलेटिविस्टिक फार्मूला ये कहता है E² = m² c² प्लस m0² c⁴ यही कुछ होता है। m² c² प्लस m0² c⁴ ऐसे होता है। एक बार चेक कर देते हैं, सॉरी p² c² होता है, ये देखो, अगर चेक ना किया होता तो ये तो गलती हो जाती। p² c² प्लस m0² × c⁴। अब वैल्यू रखेंगे। अरे इसकी वो यूनिट क्या होती है? यूनिट अगर निकालना हो मोमेंटम की यूनिट कैसे निकालोगे? p बराबर क्या होता है? mv होता है, m का निकालते हैं किलोग्राम, वे का क्या होता है? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या लिख दोगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखना वैल्यू रखेंगे, ई की अगर वैल्यू निकालें तो अंडर में हो जाएगा, अंडर में p² c² प्लस m0² c⁴ वैल्यू रखिए। जब वैल्यू रखते हैं इसकी, p² की वैल्यू आपको दी जा रही है, कितनी है? ये ऊपर, अरे डेल्टा p मतलब p लगभग वही है, तो p की वैल्यू आप यहीं पर रखेंगे। p की वैल्यू क्या है? 3.31 × 10⁻20 का होल स्क्वायर इंटू c², c की वैल्यू है 3 × 10⁻8 होता है ना, होल स्क्वायर ना, प्लस में m0 मतलब इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की m0 क्या रखेंगे? 9.1 × 10⁻, दिख रहा है 9.1 × 10⁻31, ये तो होता है इसका स्क्वायर, और c⁴ मतलब 3 × 10⁻8 का 4, ये वैल्यू। अरे राम 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 सर, कितना याद करेंगे? भला याद नहीं करना है, सॉल्व करना है। मैथ बढ़ाओ अपनी, और हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाले हैं और डायरेक्ट आपको हम आंसर बता रहे हैं कितना आएगा। ये जब आप इतना सॉल्व करोगे आपको निकल आएगा 99.3 × 10⁻13, 99.3 × 10⁻13 एनर्जी है, तो जूल में कंडक्ट की जाएगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे रे सर करवा दीजिए, अरे इतने दिन तक क्या कर रहे होगे? सेकेंड ईयर पहुंच गए हो, कम से कम इतना ध्यान दो, सेकेंड ईयर पेपर देने जा रहे हो, कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से इसका स्क्वायर कर देना, इसका भी स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, इसका पावर कर देना, अंडर रूट निकाल लेना, कैलकुलेटर तो क्लियर रहते हो। तो ई की वैल्यू इतनी आ गई, ई की वैल्यू हमारी इतनी जूल आ गई। हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है हमको। किसमें निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम जब जूल को, एक चीज ध्यान देना, जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होता है तो 1.6 × 10⁻−19 से भाग कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो 99.3 × 10⁻13
अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। जब इसमें बात करेंगे 62 कितना आएगा, थोड़ा छक्का 96 3 और 3 बचा 16 32 16 48 16 32 लगभग, हाँ 62 और ये 10 घात -19 से ऊपर जाएगा 10 घात 6 बचेगा इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई की वैल्यू, या फिर हम इतना निकालें तो 10 घात 6 को मेगा भी बोलते हैं, तो 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई की वैल्यू आ गई। मतलब मेगा जब होता है, अब एक चीज वैल्यू आप ध्यान देंगे, आप लोग जानते हो जब 10⁻6 होता है तो आप माइक्रोन बोलते हो, माइक्रोन जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻10 होता है तो आप एंगस्ट्रॉम बोलते हो, एंगस्ट्रॉम। जब आपका 10⁻9 होता है तो आप नैनो बोलते हो, नैनो। और 10⁻6 होता है तो आप बोलते हो मेगा। 10⁻12 होता है तो आप बोलते हो माइक्रोमीटर, मतलब म्यू माइक्रोमीटर, या फिर आप पिकोमीटर बोल सकते हो, पिकोमीटर। इसमें से कौन बंदा दिख रहा है इसमें 10⁻6 मेगा वाला? तो ये छात्र क्या दिक्कत है, ठीक। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तभी रह सकता है जब उसके पास नियर अबाउट 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इसके पास क्या है 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट कैन नॉट एग्जिस्ट, इट्स एनर्जी इज वेरी हाई, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। राइटिंग मस्त है ना। तो न्यूक्लियस में करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट होने के लिए 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम चाहिए। इसके पास देखो 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा है, कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? नोट कीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन बी का ही है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा हुआ ना, और सेक्शन बी का दूसरा है, बट टोटल हमारा तीसरा हुआ। कह रहा है व्हाट इज मोजले लॉ, व्हाट इज मोजले लॉ। मोजले लॉ क्या होता है ये चीज आपको बताना है, मतलब इसका डिफिनीशन लिखना है। एंड अब कह रहा है डिराइव मोजले लॉ, मोजले लॉ बाय बोर्स थियरी, बोर्स थियरी। आपको बोर्स थियरी के अनुसार मोजले लॉ को डिराइव करना है। पहले हम देख लेते हैं डिफिनीशन ऑफ मोजले लॉ, तो आंसर लिखेंगे इसका, पहले मोजले लॉ हेडिंग डालेंगे, मोजले लॉ। इसकी पहले हम क्या लिख लेते हैं डिफिनीशन, क्या लिखेंगे डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होती है सब लोग जानते हो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस। लाइंस मतलब कोई भी लाइन हो सकती है, जैसे आप लाइंस देखते हो ना के एल एम एन, ये सब लाइंस होती है ना, तो ये सब लाइंस में चाहे के की एल की एम, मान लो के की अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसी के के ही ये एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी आप मान लो के लाइंस लिख लिए, के लाइंस जरूरी नहीं के लाइंस, जो भी लाइन आप लिखोगे उसी के हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर होगा या फिर प्रोपोर्शनल होगा। स्क्वायर रूट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ के लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर। इसके एटॉमिक यही कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द इट्स एटॉमिक नंबर। कई बच्चे तो नहीं समझ पाए होंगे क्या बोल रहे हैं। अरे यार सिंपल बोल रहे हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा होता है, न्यू जो होता है उसका स्क्वायर रूट इज द प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। अगर यहाँ पर के लाइंस की बात की जाए, के लाइंस का एटॉमिक नंबर एल एम एन, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं।
और यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर कोई ना तो के लगाना है, ना तो यहाँ पर कोई अन्य प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना है। यहाँ पर बहुत ही अजीब वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगने वाला है जो लगभग लगभग कहीं नहीं मिलता है। मतलब जब ये मोजले लॉ ने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाए थे उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो ये इन्होंने लगाया था ए सॉरी बी जेड माइनस ए, इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था। कंफर्म होता है, या कहीं कहीं आप लोग देख लोगे बी जेड माइनस ए भी रहता है, मतलब कांस्टेंट ही तो है ये क्या है, कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कांस्टेंट ये ए बी चाहे जो ले लो कांस्टेंट है, ये ए जेड माइनस, यही हुआ हमारा मोजले लॉ। अब हमको डिराइव करना है मोजले लॉ बाय बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी की आपको एक्सप्लेनेशन करना है, तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी के अनुसार अगर हम लेम्डा की वैल्यू निकालें तो लेम्डा की वैल्यू निकालते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल, तब हम वेवलेंथ लेम्डा निकालते हैं। वेवलेंथ लेम्डा, वेवलेंथ अगर निकालते हैं तो यहाँ पर 1/λ लेम्डा निकाला जाता है बोर्स थ्योरी के अनुसार। 1/λ लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए इसकी भी वैल्यू निकाली थी जब हम बोर्स थ्योरी आपको बता रहे थे, तो आपको हमने इसके बारे में एक्सप्लेन करवाया था कि किस प्रकार से इसको निकालना है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया था, आज पहले तो 1/λ लेम्डा जो होता था प्रोपोर्शनल होता था, प्रोपोर्शनल हटाकर हम आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते, आर जेड का स्क्वायर 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर, ठीक, NF का स्क्वायर माइनस NI का स्क्वायर, ये होता था हमारा बोर्स थ्योरी। क्या होता था, बोर्स थ्योरी। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बताएंगे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा बोर्स थ्योरी जानने से पहले, जैसे मान लीजिए सीरीज हो गई ना, ये चीज यहाँ पर समझ लेंगे, नहीं तो यहाँ पर समझाने के बजाय आप यहीं पर समझ लीजिए, क्या जरूरत है वहां पर समझने की। अगर यहाँ पर KLMN सीरीज है, यहाँ पर जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो ये KLMN। अगर हम बात करें के सीरीज की, यल सीरीज की, यहाँ पर यल का हमारा ऐसे आता है, बाकी हमारा आता है ऐसे चला आता है, मान लीजिए कुछ इसी प्रकार आता है। लेकिन पहला वाला जो था यल वाला हमारा कहाँ है, यल वाला यही तो काउंट किया जाएगा, यल वाला। तो यल वाला जो काउंट करेंगे, यल वाला कहां से, फाइनल ये नंबरिंग दे दिए 1 2 3 4, ठीक। फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या हमारे 2, फाइनल पोजीशन हमारी मतलब इनिशियल, पहले हम 2 से चले थे, फर्स्ट पे आए थे। यम की बात करें ये 3 से चले 2 पे आए थे। यन की बात करें ये 4 से चले 3 पे आए थे, कुछ ऐसा होता है। तो हम फार यल इलेक्ट्रॉन की अगर हम निकालें तो 1/λ इक्वल टू r-1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। अगर हम यल इलेक्ट्रॉन की निकालते हैं तो r-1 का होल स्क्वायर होता है। अगर हम यम के लिए निकालते हैं तो r-7.4 का होल स्क्वायर होता है, 7.4 का होल स्क्वायर। ये डिफॉल्ट वैल्यू दी गई है, आपको यहाँ से कोई भी डिस्कस नहीं करना है किसमें कि सर यहाँ कहाँ से आया, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो सही, ये क्या हमने लिख दिया, आर का स्क्वायर तो था ही, आर स्क्वायर z-1 का होल स्क्वायर होता है। एटॉमिक नंबर में 1/NF का स्क्वायर, यह तो रहेगा ही ना। यफ क्या यहाँ पर, यल सीरीज यल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो फाइनल हमारा क्या होगा, ये 2, यफ की जगह 2 रखेंगे, और इनिशियल क्या होगा हमारा 1, मतलब फाइनल चल रहा है इनिशियल पे आ रहा है, फाइनल से चल रहा है हमारा इनिशियल पे आ रहा है। तो फाइनल हमारा क्या है, इनिशियल सॉरी एक मिनट, फाइनल हमारा 1 है, n1 का स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है n2 का स्क्वायर, ऐसे ही बोलेंगे ना। इनिशियल हमारा पहले 2 से चला था, आया किस पे था, फाइनल 1 पर आया था। अगर हम यही बात कर लें फॉर यम इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, तो 1/λ हो जाता है कितना, r स्क्वायर z माइनस 7.4 का होल स्क्वायर 1/NF का स्क्वायर, NF यह कहाँ था, फाइनल हमारा 3 था, इनिशियल 2, तो n3 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर ना। इनिशियल एक मिनट, फाइनल हमारा 2 है, इनिशियल हमारा 3 है। यहाँ तक कंफर्म हुआ।
ये चीज। तो अगर हम एवरेज लेमडा निकालें ओवरऑल, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर इसको बना लीजिए 2 3। तो अगर हम लगभग एक फार्मूले के हिसाब से बनाए तो फार्मूला किस प्रकार बना सकते हैं? तो इन जनरल मेथड वी कैन राइट, लिख सकते हैं इन जनरल वी राइट, किस प्रकार लिख सकते हैं हम? जनरल में लिखना चाहिए, जैसे आर था, आर स्क्वायर चेंज नहीं हुआ है तो 1/λ इक्वल टू आर स्क्वायर रहेगा हमारा। और ये z माइनस 7.4 z माइनस 1 मतलब ये कांस्टेंट टर्म चेंज हो रहा है तो हमें एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं z माइनस बी का होल स्क्वायर, जरूर नहीं बी ही माने, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा a और b माना गया था इसलिए हम a और b वहां पर मानते हैं, z माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये सब चीज हमारा नहीं होता तो 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, ये चीज हमारा है जनरल फॉर्म में। समझ में आया सबको? बी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है, लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ तक नोट कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। तो आगे हम बात करेंगे, हमें निकालनी है इसको प्रूव करने के लिए अंडर रूट न्यू की वैल्यू निकालनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, कौन बताएगा? ये देखिए, क्योंकि हमें अंडर रूट न्यू की वैल्यू निकालनी है, न्यू बराबर क्या होता है सब लोग जानते हो, क्योंकि v बराबर n लैम्डा होता है। अरे देख लो, सिंस v बराबर n लैम्डा होता है तो हम अगर फ्रीक्वेंसी बात करें, वेलोसिटी अगर हम c रखें तो n की जगह फ्रीक्वेंसी मान ली जाएगी n न्यू लैम्डा। अगर हम न्यू की बात करें तो c अपान लैम्डा, तो c सी रखे रहिए और लेमडा 1/λ की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, आर स्क्वायर रखेंगे, क्या आर स्क्वायर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, एक मिनट, जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1/nf का स्क्वायर 1/ni का स्क्वायर 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। ये न्यू की वैल्यू हमारी आ रही है। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, क्योंकि हमें अंडर रूट में प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो भी कर लो। तो अंडर रूट में जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा जेड माइनस बी का होल स्क्वायर तो है ही हमारा, तो जेड माइनस बी हमारा बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा हमारा, आर स्क्वायर इंटू सी 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। कंफर्म होता है? ये जेड माइनस बी का होल स्क्वायर था इसलिए हमने बाहर कर दिया, आर स्क्वायर को भी बाहर कर सकते थे लेकिन कोई मतलब है नहीं, जेड माइनस बी में चाहिए, इसको सबको ए मान लेते हैं, ये पूरे को लेट, ये सब कुछ हमारा कांस्टेंट ही है टोटल, कभी 3 जा रहा है कभी 4 जा रहा है तो हम एक प्रकार कांस्टेंट मान लेते हैं। तो लेट ए इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू सी 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। ये हम ए की वैल्यू मान लेते हैं, जब ए की वैल्यू मान लेते हैं अंडर रूट न्यू इक्वल टू क्या जाता है, जेड माइनस बी इंटू में ए, या फिर हम लिख सकते हैं अंडर रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, which is proof of मोज़ले लॉ। मोज़ले लॉ ये क्या उर्दू फारसी लिखती है, जो कि मोज़ले लॉ का प्रूफ है। नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन कीजिए तो हम लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। नोट कर लिए भाई, नोट कर लिए। चलिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा मतलब एकदम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसको हम पार्ट 2 में बना देंगे। पार्ट 2 में आपको देखने के लिए यहाँ पर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आज नहीं तो कल परसों में मिल जाएगा, इसके ही एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, या फिर आपको नोटिफिकेशन तो मिलेगी ही, नहीं तो जो बाद में बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जैसे खत्म होगा पार्ट 2 इसका एंड स्क्रीन आपको यहीं पर दिख जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए, फटाफट देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होगे, 1 घंटे का लेक्चर हो गया, वो अभी चलेगा कम से कम, अब जितना टाइम ये अकेले लिया, ये पूरे क्वेश्चन मिल के लिया, उतना वो 2 क्वेश्चन कराने मिलेगा। तो हम 2 क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, 4 में से 2 आपको करना है। पिछली भी वीडियो आप अगर न देखे हों वो तो आई बटन मिल ही था हमारे, तो इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, या फिर आई बटन में भी हम दे देंगे, इसका पार्ट 2 करके आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, इससे आप बोर भी नहीं होंगे और थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, मिलते हैं इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।